बेटा बहुत स्वागत है आपका हमारा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी महादेव क्लासेस में। बेटा आज फिर से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। बेटा आज समझते हैं हम क्लास 12th में जो इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं उसमें फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं। फील्ड ऑफ में दृष्टि क्षेत्र की। बेटा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र को समझने के लिए बेटा एक बात समझना है। मान लीजिए कोई दर्पण है, बेटा एक दर्पण है, ये दर्पण है। अब कोई व्यक्ति बेटा यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है, कोई वस्तु बेटा इसका जो कॉर्नर पे जाने वाली किरण है बेटा, यहाँ से किरणें निकलेंगी आपको अगर इसका प्रतिबिंब बनना है तो यहाँ से किरणें बेटा ये कॉर्नर पे जाएंगी, ये कॉर्नर पे जाएंगी, यानी इस जो सीमांत बिंदुओं पर जाने वाली जो किरणें बेटा ये है आपकी। अब ये परावर्तित कुछ इस प्रकार से जाएंगी बेटा, इस प्रकार से, और ये होगी बेटा इस प्रकार से जाएगी। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब बेटा ये है, ये फील्ड ऑफ व्यू मतलब यहां पर इस रेंज में व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा उसको इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वही क्या है? दृष्टि क्षेत्र बेटा। क्या है? दृष्टि क्षेत्र। ये जो परावर्तित हुई किरणें बेटा हैं आपकी, ये परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें, ये देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया बेटा, ये इस एरिया में जहां भी व्यक्ति रहेगा वहां तक इसको इस वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देगा, है ना। मान लो इधर आपकी कहीं आंख है बेटा, ये आपका मान लो आंख है। अब यहां से आप देख रहे हो तो ये यहां से आप यहां पर कहीं भी मूव कर सकते हो, किधर भी मूव करो बेटा आपका यहां से क्या है आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा दर्पण में। यानी इस रेंज में कहीं भी जाओगे बेटा, कहीं भी जाओगे आपको इस दर्पण में उसका इमेज दिखाई पड़ेगा। यानी का मतलब यह है बेटा, दर्पण से जितना दूर आप जाओगे फील्ड ऑफ व्यू दृष्टि क्षेत्र बढ़ता जाएगा, जितना नजदीक जाओगे फील्ड ऑफ व्यू घटता जाएगा। बेटा जितना दूर जाओगे देखो यहाँ किरणें क्या फैल रही लगातार, किरणें फैल रही, यहाँ पर आओगे बेटा तो दृष्टि क्षेत्र यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये दृष्टि क्षेत्र है ना। जैसे से आप मिरर से बेटा दूर जाओगे दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, और नजदीक जाओगे तो फील्ड ऑफ व्यू घटता जाएगा। अच्छा बेटा इसी बात पे आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जो व्यक्ति जो मनुष्य है, हम अपने आंखों की बात कर रहे हैं बेटा, आंखों की बात करें, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। मैं अपने आंखों की बात करें बेटा हम, तो हमारे आंख का जो दृष्टि क्षेत्र है वो क्या है? हमारे आंख का जो दृष्टि क्षेत्र है बेटा वो क्या है? आप सबको मालूम होना चाहिए कि बेटा हमारी एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र है 150 डिग्री एंगल। मतलब बेटा एक आंख को बंद करके हम इधर जो देख पा रहे हैं 150 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री के एंगल तक हम देख पा रहे हैं एक आंख से। दूसरी आंख बंद करें बेटा तो 150 एंगल तक हम देख पा रहे हैं इसको, है ना। तो अब बात समझना है, एक आंख का मानव के लिए, मानव नेत्र समझना है बेटा, मानव नेत्र के सिर्फ एक आंख की बात करें तो 150 डिग्री उसका दृष्टि रेंज होता है ना, दृष्टि परास होता है। यानी 150 डिग्री बेटा, 150 डिग्री तक वो देख सकता है एक आंख से। लेकिन बेटा दोनों आंखों की बात करें, दोनों आंखों के साथ में बात करें बेटा तो वो होता है 180 डिग्री। यानी दोनों आंखें मिलकर 180 डिग्री के एंगल तक ही वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब इधर सीधा, इधर बेटा, इधर है ना, इधर देख रहे हो ना, इधर और पूरा ये पूरा हम देख पाएंगे ऐसे, बाकी इसके पीछे का हम नहीं देख सकते बेटा, है ना। तो क्या है कि अगर मानव नेत्र के एक आंख की जो बात करें तो 150 डिग्री तक देख सकता है, और दोनों नेत्र की बात करें बेटा तो 180 डिग्री के। और एक बात समझना है बेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिन जीवों के सर के दोनों ओर, सर के इधर बेटा दोनों ओर आंखें होती हैं, उनके एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बेटा 150 डिग्री होता है। जिन जीवों के सर के दोनों ओर आंख होती हैं, ध्यान है, सर के बगल बगल आंख होती हैं, तो बेटा उनके एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री, और दोनों आंखों के दृष्टि क्षेत्र की बात करें बेटा तो वो उनका 300 डिग्री होता है। जैसे आप गाय भैंस इन सबको देखते होंगे तो इनके सर के दोनों ओर क्या होती हैं? आंखें होती हैं, सर के दोनों आंखें होती है बेटा। इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है? एक आंख का 150, दोनों आंख का 300 डिग्री होता है बेटा। जिन जीवों के सर के एक ही ओर, सामने की ओर देखो, सामने की ओर हमारा जो मनुष्य है उनका जो आंखें बेटा वो सर के दो एक ही ओर है, देखो सामने की ओर है। अगर सामने की ओर है बेटा तो उनके एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र है 150, और दोनों आंख का मिलाकर बेटा वो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो बेटा फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू आपको समझ में आया होगा, क्या बोल रहा है बेटा फील्ड ऑफ व्यू में?
फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र में क्या बोल रहा है कि किसी भी दर्पण के सामने बेटा वह क्षेत्र जहां तक, किसी भी दर्पण के सामने स्थित वह क्षेत्र जहां तक कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकता है ना बेटा, देख सकता है, वह उसका फील्ड ऑफ व्यू या दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। तो बेटा इसी पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। जैसा कि सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा बगल में बेटा, सवाल लिखा हुआ है और बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ बेटा, इसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका ये। हाई क्या देखिए, बोल रहा है एक दर्पण जिसकी लंबाई d है। बेटा एक दर्पण है जिसकी लंबाई स्मॉल d है, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर एक बेटा आपका दर्पण है, एक दर्पण मान लेते हैं यहां पर है, ये एक दर्पण है, एक दर्पण है जिसकी लंबाई जो है बेटा वो स्मॉल d है, स्मॉल d इसकी लंबाई है। एक दर्पण जिसकी लंबाई स्मॉल d है, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर, इसके मध्य बिंदु बेटा यहां मान लेते हैं मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर, मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर एक प्रकाश स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत है। बेटा इसको सही बात तो ये है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो, कर दिया है कि इसके मध्य बिंदु से अगर हम एक्सिस बनाएं तो इस एक्सिस पर इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, कुछ दूरी पर एक प्रकाश स्रोत बेटा है, एक प्रकाश स्रोत मान लेते ये है, यस मान लेते बेटा, इसको प्रकाश स्रोत यस मान लेते हैं, ये एक यस प्रकाश स्रोत है बेटा। दर्पण और प्रकाश के दोगुने दूरी पर, दर्पण और प्रकाश स्रोत यहां पर प्रकाश स्रोत के दोगुने दूरी पर, दर्पण और प्रकाश स्रोत के दोगुने बेटा का इसको हम स्मॉल एल मान लें तो इसके दोगुने दूरी पर बेटा यहां से एल दूरी पर है ना, यहां से एल दूरी पर, दोगुने दूरी पर एक व्यक्ति दर्पण के समांतर चलता है। एक व्यक्ति मान लो यहां कहीं व्यक्ति है बेटा और ये दर्पण के समांतर चलता है, इसे दर्पण के समांतर चलता है, दर्पण के समांतर चलता है, तो वह अधिकतम कितनी दूरी पर प्रकाश स्रोत के प्रतिबिंब को देख सकता है, तो वह अधिकतम कितनी दूरी तक दर्पण से प्रकाश स्रोत को देख सकता है। अब बेटा एक बात समझना है, अब बात क्लियर समझना, आप पहले ये समझो इसकी लंबाई d है, हम समझ लिए हैं, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु है, इससे बेटा बना होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ से l दूरी पर, तो इससे भी l दूरी पर एक प्रतिबिंब बन गया होगा यहाँ पर अंदर, ये प्रकाश स्रोत यस डैश बना बेटा, यस डैश, ये यस डैश बन गया। अब हुआ क्या होगा, जब व्यक्ति यहाँ रहा होगा तो ये इस प्रतिबिंब से किरणें यहाँ पर गई होंगी, जब व्यक्ति यहाँ रहा होगा तो यहाँ, जब यहाँ आया होगा तो यहाँ से किरणें यहाँ गई होंगी, जब जहाँ तक बेटा समझना, जहाँ तक दर्पण से, ध्यान देना, जहाँ तक बेटा इससे किरणें जा सकती हैं, जहाँ तक इससे किरणें जाती हुई प्रतीत हो सकती हैं वहीं तक उसको दिखाई पड़ेगा। अब मतलब ये व्यक्ति यहाँ से, ये व्यक्ति बेटा मान लीजिए यहाँ से यहाँ निकला, अब मान लीजिए, समझना है मेरी बात, अब यहाँ से किरणें हम यहाँ से लेके जाते हैं, अब बेटा समझना है, इससे ये व्यक्ति को दिखाई कब पड़ेगा, जब यहाँ से किरणें जाती हुई प्रतीत होंगी। अब जाती हुई प्रतीत होंगी बेटा, तो मेरी बात समझना है, मैं इसके एंडिंग पॉइंट लेता हूँ, इसके सीमांत बिंदु से जाने वाली किरणों की बात करता हूँ, तो बेटा इससे कुछ किरणें इस प्रकार की गई होंगी, तो कुल मिला के यहाँ तक इसको दिखाई पड़ा होगा, यहाँ दिखाई। लेकिन क्या वास्तव में किरणें यहाँ से गई होंगी? नहीं बेटा, किरणें तो यहाँ से यस से इस प्रकार गई होंगी, इस प्रकार गई होगी और इस प्रकार परावर्तित हुई होगी, लगा होगा यहाँ से किरणें जा रही हैं। ऐसे बेटा यहाँ पर भी ये अब क्या वास्तव में किरणें यहाँ से गई होंगी? नहीं, ऐसे किरणें यहाँ पर आई होगी और लग रहा होगा इसको किरणें यहाँ से इस प्रकार परावर्तित हुई हैं और इस प्रकार गई होंगी कि लग रहा होगा यहाँ से आ रही है, ठीक है बेटा। तो ये फील्ड ऑफ व्यू निकालना है कि कितनी दूरी तक वो देख सकता है, कुछ नहीं करना है, जैसे भी तक हम कर रहे थे सेम वही बेटा, इधर इसको मिला देना है। मिलाने के बाद बेटा इसको मान लो C, ये आपका यस ही है, यस डैश। फिर से बेटा इसको X मान लो, इसको Y मान लो, ये आपका है P और Q।
आपको ये लेंथ निकालनी है, सॉरी ये एक्स वाई नहीं आपको दिया गया बेटा, ये मध्य बिंदु है तो ये d/2 होगा और ये d/2 होगा, d/2 होगा। ये निकालना है बेटा आपको। इसको मान लेता हूं मैं कि आपका जो ए है और ये बी है, तो कुछ भी नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है आपका, बड़ा आसानी से आपका आ जाएगा। देखना है बेटा, अगर किरण आरेख को आप ढंग से बना पा रहे तो सवाल आपके लिए ईजी हो जाएगा। है क्या, फिर से समझना जल्दी से। बेटा हुआ क्या, एक वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से यल दूरी पर दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो सवाल यह है कि दर्पण से जितनी दूरी पर प्रकाश स्रोत है उससे दोगुने दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो दर्पण के समांतर मूव करता है। तो बात यह है कि व्यक्ति को कितनी दूरी तक, मैक्सिमम कितनी दूरी तक इसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा क्या किया कि इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से के सीमांत बिंदुओं की बात करते हैं। बेटा दर्पण के सीमांत बिंदु पर कौन सी किरणें जाएंगी, यहाँ से यही जाएंगी, मतलब यहाँ से सीमांत बिंदु पर गई होगी किरणें और लगा होगा इसको कि यहाँ से किरणें आ रही हैं, तो एक बेटा यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ तक दिखाई पड़ेंगी किरणें, जहाँ तक जाएंगी वहीं तक दिखाई पड़ेगा, या जहाँ तक जाती हुई प्रतीत होंगी वहीं तक दिखाई पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से जाती प्रतीत हो रही, इसके बाद की किरणें इसमें जाएंगी नहीं, क्योंकि दर्पण है नहीं इसके बाद, तो जाएंगी नहीं। इधर वही हाल है बेटा। तो देखो अब अगर इसकी बात करें हम, तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं बेटा। पहले इस त्रिभुज की, तो कुछ आपका इस प्रकार से बना हुआ है, देखो थोड़ा छोटा बनाते बेटा, बड़ा इतना नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसा है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका है P, इसको नाम में दिया R, PR है, ये d/2 है, ये आपका S डैश है, ये आपका AB है। तो बेटा ये समरूप त्रिभुज है आपका, जैसे अभी लगाया था मैंने। तो S डैश R समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आप जानते हो बेटा। इसके पहले की वीडियो में थोड़ा समझ लीजिएगा, इसके पहले की वीडियो में सेम यही कॉन्सेप्ट आगे यूज हुए हैं बेटा, उसको थोड़ा देख के आइएगा तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा। क्लियर है, समझते हैं बेटा। यहाँ पर S डैश R बेटा, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्यों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बेटा, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। और दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हों तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। और बेटा जब दो त्रिभुज सिमिलर हों यानी समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बेटा संगत भुजाएं छोटे वाले में S डैश R ले लिया और बड़े वाले में संगत आपका हो जाएगा S डैश B। छोटे वाले में ले लेता हूँ PR और बड़े वाले में ले लिया मैंने A बेटा, B नहीं आपका C है, ये C है, ये C है आपका, ये आपका AC हो गया। ठीक है, समझा मेरी बातें, आपका AC हो गया। AC की बात करते हैं बेटा आगे हम लोग। इसमें वैल्यू रखते हैं S डैश R। बेटा ये जितनी दूरी पर है L तो ये भी उतनी दूरी पर होगा, ये भी आपका क्या है, स्मॉल l। S डैश C बेटा, ये 2L है, ये L है, ये 2L है, ये L है, तो अब कितना हो जाएगा 3L। L से L बर्बाद। यहाँ पर PR की वैल्यू d/2, AC की वैल्यू नहीं जानते बेटा। AC की वैल्यू आपका हो जाएगा, L से L कट चुका है बेटा आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3d/2। AC की वैल्यू आ गया 3d/2। आते हैं आगे बेटा नीचे वाले में। इस नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं तो नीचे का ट्रायंगल कुछ ऐसा बना बेटा आपका, कुछ ऐसे बना हुआ है। उसमें आपका ये R है, ये Q है, ये S डैश है, ये आपका C है, ये B है। फिर से वही बेटा यहाँ पर कि ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला बेटा और बड़ा वाला, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगे। कारण उसका ये 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर राइट एंगल। ठीक है बेटा, ये कॉमन है दोनों में, तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर, किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। अगर बेटा दो त्रिभुज सिमिलर तो कह सकते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि दो समरूप त्रिभुज है बेटा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या क्या हो सकता है, S डैश R छोटे वाले में बेटा S डैश R, इसके संगत बड़े वाले में आपका हो जाएगा S डैश C, छोटे वाले में बेटा आपका हो जाएगा RQ, बड़े वाले में आपका हो जाएगा BC। बेटा बड़ा ही इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपके लिए अब, क्योंकि इसके पहले आप 4-5 सवाल कर चुके हो, बहुत ही बेहतरीन सवाल किए हो, तो आपके लिए तो आप बहुत इजी हो गया होगा। देखिए बेटा S डैश R अपान S डैश C बराबर RQ अपान BC। बेटा S डैश R कितना L, S डैश C
एस डैश सी बेटा यल 2l कितना हुआ 3l इक्वल्स टू आर क्यू बेटा आर क्यू कहाँ देखो आर ये बेटा क्यू आपका ये आर क्यू डी बाई टू बी सी की वैल्यू नहीं जानते एल से एल आपका शहीद हो गया बेटा बचा क्या देखिए यहाँ पर 1/3 इक्वल्स टू डी बाई टू अपॉन बी सी बेटा यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3d/2 3d/2 एक क्वेश्चन नंबर सेकंड मजा आ रहा है पढ़ने में कुछ सोच भी हुई बेटा आपको मजा है पढ़ने में तो देखिए यहाँ पर ये आपका बी सी बराबर 3d/2 हो गया बेटा ये भी 3/2 हो गया अगर इस पूरे की वैल्यू निकालें बेटा किसकी ए बी की देयरफॉर हमें ए बी चाहिए भी देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए सी प्लस का बी सी बेटा ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू 3d/2 प्लस 3 बी सी की वैल्यू 3d/2 ए बी इक्वल्स टू ऐड करेंगे 3d आएगा इस कितनी लंबाई तक देख पाएगा बेटा कहाँ तक देख पाएगा 3d दूरी तक देख पाएगा यानी ये टोटल दूरी कितनी 3d दूरी तक आसानी से वो देख सकता है। तो बेटा समझ में आया होगा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा इसके आगे जो आपको कॉन्सेप्ट आएगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा बेटा आप लोग लेकिन इसके पहले के वीडियोस को आप जरूर देखिए बेटा आप लोग हमारे चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेटा शेयर करिए ताकि ये सारी जानकारियाँ सारे स्टडी मटेरियल अधिकतर बच्चों तक पहुँच सकें और सबको लाभ प्राप्त हो सके। ओके गाइस तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू।